अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकम स्टार। डे फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में जो 2 नंबर के शार्ट आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन करके। आपके लगभग 5 साल के पेपर से मैं सारे क्वेश्चंस उठाया हुआ हूं और इन सबको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फास्फोलिपिड, गिव एग्जांपल। फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं और उनके एग्जांपल दीजिए। तो फ्रेंड्स, फास्फोलिपिड्स एक ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो लिपिड इन नेचर होते हैं, मतलब लिपिड से मिलकर बने हुए होते हैं। लिपिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, लिपिड से डिराइव हुए होते हैं और ये कंपाउंड्स आपके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है, ये सेल मेम्ब्रेन को आपके फ्लूइडी कैरेक्टर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फास्फोलिपिड्स आर कंपाउंड लिपिड कंसिस्टिंग ऑफ फास्फोरिक एसिड। मतलब जो फास्फोलिपिड्स होता है एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होता है, एल्कोहल प्रेजेंट होता है और फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। दीज कंपाउंड लिपिड आर मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो फास्फोलिपिड्स होते हैं वो आपके सेल मेम्ब्रेन के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। आल्सो प्रोवाइड अ फ्लूइड कैरेक्टर टू द मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन उनको फ्लूइडी कैरेक्टर प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन सेल मेम्ब्रेन दीज फास्फोलिपिड्स हैव अ हाइड्रोफिलिक हेड एंड अ हाइड्रोफोबिक टेल व्हिच फॉर्म द इनसाइड ऑफ द बाइलेयर। आपके सेल मेम्ब्रेन में बाइलेयर का आपने पढ़ा था कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर से मिलकर बना होता है। एक हाइड्रोफिलिक लेयर होता है, दूसरा हाइड्रोफोबिक लेयर होता है। जो सेल मेम्ब्रेन का जो हेड पार्ट होता है, आपके सेल मेम्ब्रेन में जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो हेड होता है और जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। अगर हम फास्फोलिपिड्स को डिस्क्राइब करना चाहें तो फास्फोलिपिड्स को 2 टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। जो फास्फोलिपिड्स हैं आपको मैंने पहले बताया कि इसमें फास्फोरिक एसिड, एल्कोहल, फैटी एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल के बेस पे हम फास्फोलिपिड्स को 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। जो ये आपका फास्फोलिपिड है, जब लिपिड के बेस पे क्लासीफाई करोगे तो ये आपका कंपाउंड फास्फोलिपिड कहलाता है। जो फास्फोलिपिड है ये आपका कंपाउंड लिपिड के अंतर्गत आता है। तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका फास्फोलिपिड्स, दूसरा होता है स्फिंगोफास्फोलिपिड्स। जो ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स होता है उसमें एल्कोहल के तौर पे ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उसको हम ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स बोलते हैं। बाकी जो दूसरा है आपका उसमें स्फिंगोफास्फोलिपिड्स बोलते हैं। इसमें जो एल्कोहल होता है वो स्फिंगोसीन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम स्फिंगोफास्फोलिपिड्स बोलते हैं। ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स का एग्जाम्पल जैसे आपका है फास्फोटिडिल कोलिन, फास्फोटिडिल एथोनोलामाइन, फास्फोटिडिल आइनोसिटॉल, फास्फोटिडिल सेरिन, ये सारे आपके ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स का एग्जाम्पल हैं। दूसरा आपका स्फैंगनोमाइलिन्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स जो होते हैं ये आपके स्फिंगोफास्फोलिपिड्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट आर द एनर्जी रिच कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल। एनर्जी रिच कंपाउंड्स क्या होते हैं, एग्जांपल दीजिए। तो एनर्जी रिच कंपाउंड्स हम किसको बोल सकते हैं? एनर्जी रिच कंपाउंड्स उसे बोल सकते हैं जिस कंपाउंड्स के अंतर्गत हाई एनर्जी प्रेजेंट होगा, मतलब आपके बॉडी में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उस कंपाउंड्स को हम हाई एनर्जी कंपाउंड्स या रिच एनर्जी कंपाउंड्स बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। और दूसरी बात क्या है कि हाई एनर्जी कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कंपाउंड्स जिस कंपाउंड में जो डेल्टा जी का वैल्यू होता है -7.3 किलो कैलोरी प्रति मोल। मतलब अगर कोई कंपाउंड 7.3 किलो कैलोरी प्रति मोल एनर्जी प्रोवाइड करता है तो उस कंपाउंड्स को हम बोलेंगे हाई एनर्जी रिच कंपाउंड। जैसे इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हाई एनर्जी कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी रिच कंपाउंड। जो हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं उनको एनर्जी रिच कंपाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम दैट व्हेन हाइड्रोलाइज्ड। मतलब आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में आपके बॉडी में जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और वो हाइड्रोलिसिस के बाद में फ्री एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो एनर्जी या तो फिर उससे ज़्यादा हो या इक्वल टू हो दैट ऑफ एटीपी। मतलब जो डेल्टा जी का वैल्यू हो -7.3 किलो कैलोरी प्रति मोल से ज़्यादा हो या इसके बराबर हो, जितना एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है वो एनर्जी -7.3
3 किलो कैलोरी प्रति मोल के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो तो उस कंपाउंड्स को हम एनर्जी रिच कंपाउंड्स बोलते हैं। अगर इतने यूनिट से कम एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है तो उस कंपाउंड्स को हम लो एनर्जी कंपाउंड्स बोलते हैं। हाई एनर्जी कंपाउंड्स के एग्जांपल आपका है पायरोफॉस्फेट्स है, एसाइल फास्फेट्स है, इनाल फास्फेट है, थायोल फास्फेट है और फास्फोजेंस या ग्वानिडोफॉस्फेट्स, ये आपके हाई एनर्जी सोर्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन ग्लाइकोजिनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, इसको डिफाइन करिए। डियर फ्रेंड्स, अगर कहीं पे जिनेसिस शब्द आ जाता है तो इसका मतलब सिंथेसिस हो रहा है, और लाइसिस आ रहा है तो इसका मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है। ग्लाइकोजिनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होना। अब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कहाँ होता है, कैसे होता है, आपने पढ़ा हुआ है आपने कि जो आपकी पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाज में जो आपका आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होता है उसमें बीटा सेल प्रेजेंट होता है। बीटा सेल, उसमें 4 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा। तो जनरली जो आपका बीटा सेल होता है उससे इंसुलिन नाम के केमिकल का सिक्रीशन होता है, जो क्या काम करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। मतलब जो क्या होता है कि जिस बंदे के अंदर या जिस पर्सन के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन वहाँ ज़्यादा सिंथेसाइज होने लगती है, जिससे क्या होता है कि ग्लूकोज, सारा ग्लूकोज एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। यही डायबिटीज मेलाइटिस या मधुमेह वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन की मात्रा प्रॉपर या तो फिर प्रॉपर नहीं होती है या तो फिर बिल्कुल नहीं होती है, जिससे जो ग्लूकोज होता है ब्लड में बढ़ता रहता है और धीरे धीरे वो डिफरेंट टाइप के डिजीज़ कॉज करते रहते हैं। तो ग्लाइकोजिनेसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो जाना ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। इस प्रोसेस के लिए कौन सा हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन्स इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज टर्म्ड एज ग्लाइकोजिनेसिस, द हार्मोन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज द इंसुलिन। दूसरा क्या है आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना। जब आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है, जब आप कभी भूखे रहते हो, स्टारवेशन कंडीशन में रहते हो, लंबे समय से खाना नहीं खाते हो या लो डाइट खाना खाते हो या आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, तो आपके बॉडी में जितने भी एनर्जी सोर्सेज होते हैं या एनर्जी होते हैं या ग्लूकोज का अमाउंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपकी बॉडी क्या काम करती है, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उससे ग्लूकोज का सिंथेसिस करवाने लगती है। तो यहाँ पे कौन से हार्मोन्स का रोल होता है, ग्लूकागान नाम के हार्मोन्स का रोल होता है। तो आपका ग्लाइकोजिनेसिस क्या होता है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना ही ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। इसमें ग्लूकागान का मेन योगदान होता है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट अगर ज़्यादा है तो कम करना, कम है तो ज़्यादा करना, मतलब मेंटेन बनाए रखना। तो आपकी जो पेनक्रियाज होती है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है, उसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा 4 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। जो अल्फा सेल होता है वो ग्लूकागान का सिंथेसिस करवाता है, जो बीटा सेल होता है वो इंसुलिन का सिंथेसिस करवाता है, जो डेल्टा सेल होता है और सोमेटोस्टेटिन का सिंथेसिस करवाता है, और भी आपका शायद जो गामा सेल होता है वो एमाइलिन का सिंथेसिस करवाता है। तो ये सारे डिफरेंट सेल डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का सिंथेसिस करवाते हैं। इंसुलिन क्या काम करता है, आपके जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल है उसको रेगुलेट करता है, मतलब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकागान क्या काम करता है, जो जब ग्लूकोज की क्वांटिटी ख़त्म होने लगती है, कम होने लगती है, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनवाता है। और इंसुलिन और ग्लूकागान दोनों को जो रेगुलेट करता है वो सोमेटोस्टेटिन होता है। यही लिखा हुआ है इसमें, द मेन हार्मोन्स ऑफ द पेनक्रियाज दैट अफेक्ट ब्लड ग्लूकोज इंक्लूड्स इंसुलिन, ग्लूकागान, सोमेटोस्टेटिन एंड एमाइलिन। इंसुलिन फॉर्म्ड इन पैनक्रियाटिक बीटा सेल लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर कर देता है। व्हेयर एज ग्लूकागान फ्रॉम पैनक्रियाटिक अल्फा सेल, मतलब पैनक्रियाज के अल्फा सेल से ग्लूकागान सिंथेसिस होता है, जो क्या काम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। तो
तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। अगर घटा है तो बढ़ाने के लिए ग्लूकागान का यूज़ करेंगे, अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ा है तो मेंटेन करने के लिए हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं। और जो सोमेटोस्टेटिन होता है वो ग्लूकागान और इंसुलिन को दोनों को रेगुलेट करता है, दोनों को नॉर्मल अवस्था में बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रांसएमिनेशन, गिव एग्जाम्पल। ट्रांसएमिनेशन क्या होता है? तो डियर फ्रेंड्स, ट्रांसएमिनेशन मतलब नाम से ही क्लियर है, किसी भी अमाइनो ग्रुप को एक जगह से दूसरे जगह पे या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे ट्रांसफ़र करवाना ही ट्रांसएमिनेशन कहलाता है। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसएमिनेशन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट ट्रांसफर एन अमाइनो ग्रुप टू अ कीटो एसिड टू फॉर्म न्यू अमाइनो एसिड। मतलब ट्रांसएमिनेशन क्या होता है? ट्रांसएमिनेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो अमाइनो ग्रुप होता है वो ट्रांसफ़र होता है कीटो एसिड के ऊपर, जिससे क्या होता है, कीटो एसिड का फॉर्मेशन होता है। दिस पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएमिनेशन ऑफ मोस्ट अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड को डीएमाइन करने के लिए, मतलब वहाँ से अमाइनो एसिड को निकालने के लिए इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो इसमें एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, पीएलपी एंजाइम यूज़ होता है। ठीक है, इसमें आपका जो अमाइनो ट्रांसफरेजेस, ट्रांसएमिनेजेस या अल्फा कीटोग्लूटरेट, ये सारे एंजाइम क्या काम करते हैं? ट्रांसएमिनेशन करवा देते हैं। मतलब किसी भी अमाइनो एसिड का, एक अमाइनो एसिड से या एमाइन ग्रुप से अमाइनो एसिड का ट्रांसफ़र होकर कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंचना ही ट्रांसएमिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ एलोस्टेरिक इनिबिशन। एलोस्टेरिक इनिबिशन क्या होते हैं? मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, एक मैंने वीडियो अपलोड एनिमेशन के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि एलोस्टेरिक मतलब क्या होता है। एलो मतलब अदर होता है, स्टीरियो मतलब साइट होता है। मतलब कोई ऐसा एंजाइम है जिसके ऊपर एक्टिव साइट के साथ साथ ही एलोस्टेरिक साइट होता है। मतलब एक दो साइट्स अगर किसी एंजाइम में प्रेजेंट है, एक आपका एक्टिव साइट है और दूसरा आपका जो अदर साइट्स है उसे हम एलोस्टेरिक साइट्स बोलते हैं। अगर किसी एंजाइम में ये दो साइट्स प्रेजेंट हैं तो उस एंजाइम को हम एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम के बाद में हमने आपको बताया था कि इसमें 2 टाइप के मॉड्यूलेटर यूज़ होते हैं, एक पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, दूसरा होता है निगेटिव मॉड्यूलेटर। जो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर होता है वो क्या काम करता है? एंजाइम और सबस्ट्रेट का बाइंडिंग होने देता है। मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनने देता है, जिससे क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट का इजीली फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब जिस एंजाइम के जिस प्लेस पे, जिस साइट्स पे सबस्ट्रेट का जुड़ना होता है, एंजाइम उसको फ्री रखता है, जिससे क्या होता है कि वो सबस्ट्रेट इजीली ज्वाइन करके या इजीली बाइंड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। दूसरा होता है निगेटिव मॉड्यूलेटर। जो निगेटिव मॉड्यूलेटर होते हैं वो एंजाइम के एक्टिव साइट का जो कन्फर्मेशन होता है, जो उसका बनावट होता है, उसको चेंज कर देते हैं। जैसे अभी हम आपको एग्जांपल दें, कोई ताला है और आपको पता है कि एक ताला एक चाबी को, मतलब एक चाबी एक ताला को ही खोल सकती है, दूसरी चाबी किसी दूसरे ताला को नहीं खोल सकती है। पार्टिकुलर ताला को खोलने के लिए पार्टिकुलर चाबी की ही रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही पार्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड होने के लिए पार्टिकुलर सबस्ट्रेट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। किसी रिसेप्टर पे एक ही उसी टाइप का सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है। जब रिसेप्टर और सबस्ट्रेट का जो साइज शेप है, जैसे जो ताला में खांचा होता है चाबी के जैसे ही होता है, तभी तो चाबी जाके उसमें सेट हो पाती है। ऐसे ही अगर एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर रिसेप्टर जैसा या उस जैसा जिस तरीके से सबस्ट्रेट को जोड़ना है उस तरीके से अगर बना रहेगा जगह, प्लेस, कन्फर्मेशन, तभी वो सबस्ट्रेट पार्टिकुलर एंजाइम के साथ में बैठ पाएगा, मतलब ज्वाइंट हो पाएगा। तो जो निगेटिव मॉड्यूलेटर होते हैं वो क्या काम कर देते हैं? कन्फर्मेशन को चेंज कर देते हैं। मतलब अगर अभी
ताला के अंदर हम कुछ डाल दें, मतलब जो ताले का शेप होता है उस शेप में हम कुछ चेंज कर दें, तो क्या चाबी अंदर जा पाएगी? चाबी अंदर नहीं जा पाएगा। अंदर क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि उसका जो शेप है वो चेंज हो गया है। ऐसे ही जो निगेटिव मॉड्यूलेटर होते हैं वो एंजाइम के कन्फर्मेशन को चेंज कर देते हैं, जिससे जो एक्टिव जो सबस्ट्रेट होता है वो अपने एक्टिव साइड पे नहीं बाइंड कर पाता है। जब सबस्ट्रेट अपने एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं कर पाता है तो जो एंजाइम का काम है, एंजाइम का क्या काम होता है? किसी चीज़ को कैटालाइज करना, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या मेंटेन या डिक्रीज करना, तो वो फिर प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो जो प्रोसेस नहीं हो पाएगा मतलब ये कौन इनहिबिट कर रहा है? मतलब ये जो एलोस्टेरिक साइट्स थे, जो मॉड्यूलेटर थे, उनको हम एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम ही इनहिबिट कर रहे हैं ना, मतलब जो मॉड्यूलेटर था आपका वही ही शेप को चेंज कर दे रहा है ना। तो इस प्रोसेस को, इस टर्म को हम एलोस्टेरिक इनहिबिशन बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि एलोस्टेरिक वर्ड इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलो, एलो मीन्स अदर, स्टेरियोज मीन्स साइट्स, सो देयर आर एंजाइम which have extra site in addition to their active site। एक्टिव साइट के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा साइट होना चाहिए। सो द एक्स्ट्रा साइट इज कॉल्ड एज द एलोस्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम। जो एक्स्ट्रा साइट है वो ही एलोस्टेरिक साइट्स कहलाता है। एंड द एंजाइम which is contain दिस साइट्स कॉल्ड एज एलोस्टेरिक एंजाइम। और जो एंजाइम एलोस्टेरिक साइट कंटेन करता है या जिस एंजाइम के अंतर्गत इस टाइप का साइट प्रेजेंट होता है उस एंजाइम को हम एलोस्टेरिक एंजाइम बोलते हैं। इन एलोस्टेरिक एंजाइम टू साइट्स आर प्रेजेंट, वन इज द एलोस्टेरिक साइट्स एंड अनदर इज द एक्टिव साइट। मैंने आपको पहले बताया कि एंजाइम में 2 टाइप के साइट्स प्रेजेंट होता है, एक आपका एलोस्टेरिक साइट्स होता है, दूसरा आपका एक्टिव साइट होता है। जो एक्टिव साइट होता है उस पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, जो एलोस्टेरिक साइट्स होता है उस पर मॉड्यूलेटर बाइंड करता है। इन एलोस्टेरिक साइट्स द सबस्टेंस व्हिच इज बाइंड इज नोन एज मॉड्यूलेटर और इफेक्टर। मतलब एलोस्टेरिक साइट पे जो सबस्टेंस बाइंड करते हैं उसे हम मॉड्यूलेटर या इफेक्टर बोलते हैं। यह 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव मॉड्यूलेटर होता है, दूसरा निगेटिव मॉड्यूलेटर होता है। इफ पॉजिटिव मॉड्यूलेटर इज बाइंड विथ एंजाइम एट एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट्स पे अगर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर बाइंड करता है तो क्या काम करेगा? जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देगा। और वाइस वर्सा ही अगर जैसे निगेटिव मॉड्यूलेटर बाइंड करेगा तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देगा। तो जो निगेटिव मॉड्यूलेटर होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं उसी को हम एलोस्टेरिक इनहिबिशन बोलते हैं या उसी को हम एलोस्टेरिक इनहिबिटर बोलते हैं। अब हमें लगता है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डिफाइन जेनेटिक कोड विथ एग्जाम्पल। जेनेटिक कोड को एग्जाम्पल के साथ में समझाइए। जेनेटिक कोड क्या होते हैं? तो इसमें लिखा हुआ कि जेनेटिक कोड इज़ नथिंग बट इज़ द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? मतलब कह रहा है कि जेनेटिक कोड कुछ नहीं होता है, जेनेटिक कोड एक न्यूक्लियोटाइड होता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? आपको पता होगा कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। जो ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसी को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। ये क्या काम करते हैं? आपके पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन को कैरी करके बेबी में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। द जेनेटिक कोड इज द सेट ऑफ 3 लेटर कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एज कोडान। मतलब जो जेनेटिक कोड होते हैं कम से कम 2 या 3 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका ये 4 न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड आपका कम से कम 3 या 2 न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है। जैसे एडेनिन, गुआनिन, थायमिन या एडेनिन, गुआनिन या एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। मतलब या तो 2, कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक अमाइनो एसिड का सिंथेसिस करवाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड ही अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इन न्यूक्लियोटाइड को हम कोडान बोलते हैं। ईच ऑफ विच करिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड और स्टाफ सिग्नल। जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो ये जेनेटिक कोड या कोडान का जो सिम्टम्स है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको 1961 ईस्वी में फ्रेंसिक क्रिक एंड हिज कलीग्स ने बताया था। मतलब जो जेनेटिक कोड, कोडान और ये न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह हैं, इन सब की डिस्कवरी कौन किया था? 1961 ईस्वी में फ्रेंसिक के साइंटिस्ट थे, फ्रेंसिक क्रिक ने किया था और उनके साथियों ने। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बता दें कि जी गुआनिन,
एडेनिन, यूरेसिलिक एसिड और साइटोसिन। एलेनिन में 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स ये प्रेजेंट होते हैं। वैलिन में क्या होता है, GACO होता है। गुआनिन, एडेनिन, साइटोसिन और यूरोसिलिक एसिड, ये 4 टाइप के वैलिन में होते हैं। ये आपके न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द सिंथेसिस ऑफ 5-HT फ्रॉम ट्रिप्टोफन। ट्रिप्टोफन से 5-HT का सिंथेसिस कैसे होता है? तो डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ट्रिप्टोफन होता है। जब ट्रिप्टोफन का रिएक्शन ट्रिप्टोफन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम के प्रेजेंस में करवाते हैं, किसके साथ में, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन के साथ में। तो जो टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना लेता है हाइड्रोक्सी टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफन हाइड्रोक्सीलेज। मतलब जो ट्रिप्टोफन होता है वो टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन से रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफन हाइड्रोक्सीलेज या ट्रिप्टोफन 5 मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम ये बना लेता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफन, मतलब 5-HTP। फिर 5-HTP का क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। मतलब इसमें से क्या होता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। डीकार्बोक्सिलेज मतलब कार्बोक्सिलेशन होता है। डी मतलब निकलना, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। किसके प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट PLP के प्रेजेंस में होता है। तो आपका क्या जाके बनता है, सेरोटोनिन। देखिए यहाँ पे आपका CO2 था ना, C डबल बॉन्ड O और OH, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और आपका सेरोटोनिन का सिंथेसिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द बायोलॉजिकल रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का बायोलॉजिकल रोल क्या होता है? तो इसमें फर्स्ट रोल आपका दिया गया है कि न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं पेरेंट से बेबी में जेनेटिक कैरेक्टर को या इनहेरेंट कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। मतलब जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तीसरा है आपका, DNA फिंगरप्रिंट इज़ अ मेथड यूज्ड बाय फॉरेंसिक एक्सपर्ट टू डिटरमाइन पैटर्निटी। पैटर्न को डिटरमाइन करने के लिए DNA फिंगरप्रिंट्स में न्यूक्लिक एसिड का रोल होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल। क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए न्यूक्लिक एसिड का है, उनके न्यूक्लिक एसिड को यूज़ करके हम क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे कभी मर्डर होता है तो वहाँ पे ब्लड गिर जाता है या बाल गिर जाता है, नाखून गिर जाता है या स्किन पड़ा रहता है कहीं कटा फटा, तो उससे हम क्या, उसमें एक सेल है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड सारा प्रेजेंट होता है, DNA प्रेजेंट होता है, तो उससे हम कंफर्म कर लेते हैं कि कौन से क्रिमिनल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इट हैज़ आल्सो प्ले अ मेजर रोल इन स्टडीज रिगार्डिंग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंथैल्पी और एंट्रोपी क्या होता है? तो डियर फ्रेंड्स, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी होता है ये आपके बायो एनर्जेटिक्स का पार्ट होता है, ये आपके थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट होता है जो बायो एनर्जेटिक्स में स्टडी किया जाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो एंथैल्पी होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने 1000 रुपया दिया, ठीक है, या आपके पापा ने आपको 1000 रुपये दिया और आपके पापा ने बताया कि बेटा आप इसमें से 400 रुपये ही खर्च कर सकते हो और बाकी के रुपये आप नहीं खर्च कर सकते हो। तो अभी आपको हम समझा रहे हैं कि 1000 रुपये आपके पापा ने दिया, बताया कि 400 खर्च कर सकते हो और बाकी का पेमेंट नहीं कर सकते हो आप। तो जो डेल्टा G होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, जैसे आपके बॉडी में बहुत सारे साइकिल्स चलते हैं, उन साइकिल्स में क्या होता है, जैसे कि आपके बॉडी में अगर 100 ग्राम ऊर्जा प्रेजेंट है तो 100 ग्राम ऊर्जा तो पूरा यूज़ नहीं हो जाएगा, 50 ग्राम ऊर्जा आपको खाना पचाने के लिए यूज़ होगा। आपकी बॉडी कहती है कि भैया 100 ग्राम ऊर्जा प्रेजेंट है तो आप 50 यूज़ कर लो, 50 नहीं यूज़ कर सकते हो। तो जो एनर्जी आप यूज कर सकते हो उसी को हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, और जो एनर्जी आप नहीं यूज़ कर सकते हो उससे हम एंट्रोपी बोलते हैं। और उस सिस्टम का या उस ऑपरेटस का या उस सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होता है उसे हम एंथैल्पी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंथैल्पी इज़ द प्रॉपर्टी, मतलब जो आपके पापा ने 1000 रुपया दिया वो एंथैल्पी था, और जो बोला 400 रुपये यूज़ कर सकते हो वो गिब्स फ्री एनर्जी था। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है कि जिस
अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप खर्च कर सकते हो उसे हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। और जिस एनर्जी को आप नहीं खर्च कर सकते हो या रैंडम वैल्यू होता है उसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एंथैल्पी इज द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स की प्रॉपर्टी होती है इज द सम ऑफ सिस्टम इंटरनल एनर्जी। मैंने बताया नहीं कि इंटरनल जितना आपके पापा ने पैसा दिया वो टोटल पैसा ही, तो सम मतलब गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी मतलब 400 और जो 600 है दोनों का योग हुआ ना 1000। तो 1000 क्या है, टोटल है, सम ऑफ बोथ, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी का सम है ना। तो ऐसे ही जो एंथैल्पी होता है वो एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी का या किसी भी सिस्टम का इंटरनल सम ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है। इट इज़ अ स्टेट फंक्शन यूज्ड इन मेनी मेजरमेंट इन केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर। एंथैल्पी इज़ द इंटरनल एनर्जी। इट टू टाइप, एक एक्सोथर्मिक एंथैल्पी होता है, एक एंडोथर्मिक एंथैल्पी होता है। एक्सोथर्मिक क्या होता है कि जब आप जैसे अब आप कहीं पे कोई रिएक्शन चलता है तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। मतलब अगर हीट उसमें रिलीज हो रहा है, हीट निकल रहा है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अगर हीट यूज़ हो रहा है तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें जो डेल्टा एच होता है वो निगेटिव होता है और जो एंडोथर्मिक होता है उसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एटीपी और H2O के साथ रिएक्शन किया, एडीपी बनाया प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट बनाया, यहाँ पे -7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, मतलब ये रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बल्कि एनर्जी निकलता ही है। मतलब जब एटीपी से एडीपी बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एनर्जी की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब एटीपी का सिंथेसिस करवाना होता है तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, आपको एंथैल्पी समझ में आ गया। मतलब आपके सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी कहलाता है, जिसको हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। दूसरा एंट्रोपी क्या होता है, जनरली एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस को जो मेज़र करते हैं उसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जर्मन के फिजिस्ट थे रुडोल्फ क्लेसियस ने या 1850 ईस्वी में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। और जो एंट्रोपी होता है उसको हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर ये मैं इसमें 3 पार्ट, 60 क्वेश्चन में 3 पार्ट अपलोड करूँगा, आप लोग सारा वीडियो ज़रूर वॉच करें। इससे आपको बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और इतना ही आप 2 नंबर के क्वेश्चन में, इतना मैंने तो आपको इलाबोरेट करके बताया है, इतना या इससे कम, कुछ कम आप 2 नंबर के क्वेश्चन में लिख सकते हो। ये लिखने का एक तरीका भी आप यहाँ से सीख सकते हो। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।